जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज की सियासत शराफत मुगल के साथ और मैं हूं आपके साथ शराफत मुगल। इस वक्त आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं सरदार जावेद अनवर जट हाई कोर्ट पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 189 के टिकट होल्डर उनके दफ्तर 1 टर्नर रोड लाहौर हाई कोर्ट में उनके पास मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे सवालात और ऐसे राज जो कि आपको जानने के बाद बहुत खुशी होगी। जी नाजरीन, ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो कोशिश से कामयाबी तक का। उनसे पूछेंगे कुछ सवालात और उनके जवाब जानेंगे। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शराफत भाई, आपको खुशामदीद। आप हमारे दफ्तर तशरीफ लाए, आपने कीमती टाइम निकाला, आपके चैनल के भी मशहूर हैं, आप तशरीफ लाए जनाब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे कुछ सवालातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो नाजरीन आप देख रहे हैं, तो आपका ताल्लुक किस गांव से है, किस बरादरी से है? जी, मेरा जो ताल्लुक है वो खजूर वाला गांव है हमारा, और ये जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर और उकाड़ा की हदबंदी पे मौजूद है। आखिरी गांव है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का। और दुलियाना कानूगोई है इसकी, और दुलियाना कानूगोई जो है वो जट अरड़ जो एक कबीला है, एक फैमिली है, उसकी ओवर पॉपुलेशन उसकी है, मेजोरिटी जट अरड़ कबीले की है, और मैं भी जट अरड़ ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। जी, तो इब्तदाई तालीम आपने वहाँ से हासिल की या किसी और जगह से? देखिए जी, हम तो एक छोटे से पॉलिटिकल वर्कर के बेटे थे, किसी जागीरदार वडेरे या ब्यूरोक्रेट या किसी करप्ट माफिया की औलाद तो नहीं थे कि बेकन हाउस, ऑक्सफोर्ड और बड़े बड़े अदारों में पढ़ सके। लेकिन जो हमारा टीचर था, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे हैं, मास्टर मोहम्मद असलम बलोच साहब थे। इब्तदाई तलीम जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खजूरवाला, और इस यूनिफॉर्म पहनाने तक और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर होने तक मुझे अपने उस्ताद मोहतरम मास्टर मोहम्मद असलम बलोच साहब पर फ़ख्र है। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, इसकी बुनियाद मास्टर मोहम्मद असलम बलोच साहब है। क्या बात है। टीचर ऐसी शख्सियत होती है नाजरीन के जो हमें बिलट करती है। आज यकीन जाने कि जितने भी लोग इस आज के दौर में एक अफसर हैं या इससे बड़े ज़्यादा उहदों पर फायज हैं, तो वो एक टीचर की बदौलत है। जी नाजरीन, इनसे जानेंगे एक और सवाल। सर ये बताइएगा कि आपका सियासत के साथ कैसा लगाव रहा, सियासत का शौक कैसे पैदा हुआ? बड़ी दिलचस्प बात भी की, इसमें दुख भी और खुशी भी। दुख इसलिए है कि जिस शख्स की वजह से मुझे सियासत का शौक पैदा हुआ वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो मेरे वालिद मोहतरम सरदार मोहम्मद अनवर जट, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथी रहे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथी रहे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में 1977 में जब दूसरा इलेक्शन भुट्टो साहब के दौर में हुआ, तो तब मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे इलाके के वो सेक्रेटरी जनरल थे जी। उस वक़्त के जितने टिकट होल्डरान इलेक्शन जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटों पर, तो मेरे वालिद साहब का उनकी जीत में बड़ा अहम किरदार था। और ये तहसील दिपालपुर के जितने देहात में तंजीम साजी हुई थी, तब चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल 2 ओहदे हर गाँव में बनाए गए थे। वो जितनी तंजीम साजी थी, ये मेरे घर को आज़ाद हासिल है कि वो सारी तंजीम साजी मेरे वालिद साहब ने बनाई। तो क्या ये शौक ज़माना तालिब इल्मी से था या बाद में पैदा हुआ? नहीं, मैंने आपको पहले जवाब में आपके सवाल में एक बात बताई कि मुझे जब मेरे वालिद साहब सियासत में थे, तो बाई ब्लड पीपल्स पार्टी से मोहब्बत भी बाई ब्लड में शामिल है, और सियासत से लगाव भी खून के अंदर शामिल है। तो मैं गवर्नमेंट, हमारा कॉलेज है छोटा सा गवर्नमेंट का, हायर हिस्सा था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंगनपुर में, जहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। तो तब मैंने फिर 2 साल एक स्टूडेंट यूनियन का, मैं 2 साल चेयरमैन का। ये मेरे ज़माना तालिब इल्मी में ये मेरे लिए खास की बात है जी, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बात बताइएगा कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इंतखाब क्यों? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में एक वाहिद जमात है जिसकी जड़ें पूरे मुल्क में हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बलूचिस्तान में, गवादर में, पशीन में, आपको ये बुलान में हर जगह नजर आएगी। आप कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी असम्बली में नुमाइंदगी रखती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नुमाइंदगी रखती है, पंजाब में भी नुमाइंदगी रखती है, सिंध में और दीगर हिस्सों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी। इसलिए मुल्कगीर जमात है, प्रोग्रेसिव जमात है, लिबरल जमात है, अकलीतों की मुहाफ़िज़ जमात है,
औरतों को एम्पावरमेंट करती रही है, तालिब इल्मों की जमात है, किसानों की जमात है, मजदूरों की जमात है, आर्मियों की जमात है और मेरे जैसे गरीबों की जमात है। इसलिए ये मुल्क की वाहिद जमात है जो रोशन ख्याल नजरियात रखती है। और इस जमात के अलावा मेरा ख्याल है, ज़ाती असेसमेंट है, पाकिस्तान को अगर दलदल से कोई बचा सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच बचा सकता है। जी जबरदस्त। तो सर इस हवाला से आप बताइएगा कि क्या खिदमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो पाकिस्तान में मौजूदा लेवल पे अगर देखा जाए या साबका दौर में देखा जाए, तो क्या खिदमात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाम के लिए खिदमात सर अंजाम दी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात लाजवाब है। इसमें 20 किताबें भी लिखी जाए तो कम है। वो इसलिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब पर 36 किताबें लिखी गई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब पर भी तकरीबन 15 के करीब किताबें लिखी गई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो सबसे पहला कारनामा था, वो जो शिमला मुआहदा हुआ था, उसके अंदर हमने 90,000 जो फौजी हमारा कैद था उसको हम वापस लाए। 5,000 मरबा मील जो इलाका था इंदिरा गांधी से हमने वापस लिया। शिकस्त खुर्दा कौम को इकट्ठा किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का दौर आगाज हुआ। इस्लामिक बैंक का आगाज हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, हमने सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बनाई कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में। इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसको बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मुल्क को दी। इसके अलावा हमने इमाम सियासत सरदार आसिफ अली जरदारी साहब ने C-पैक मुआहदा करके दुनिया को ये बतलाया कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो रोशन है और पाकिस्तान एशिया का टैगर है, C-पैक मुआहदा करके। और जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन एक मुआहदा हुआ, उसके तहत भी पाकिस्तान ने ये दुनिया को बतलाया है कि पाकिस्तान और इमाम सियासत आसिफ अली जरदारी ने कि पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार एक मुल्क है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसी बात है कि पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो जो जंगी कैदी हो गए थे तो उनको वापस, जिन माओं के बेटे वो कैद हो गए थे या जिन बहनों के भाई, तो उनको वापसी लाया गया था। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की जानब। तो सर ये बताइएगा कि आपकी आइडियल शख्सियत कौन सी, जैसे कि आपने अपने टीचर का भी जिक्र किया है, तो टीचर दे आर सो आइडियल, तो मजीद आप ये बताइएगा कि आपकी जो सबसे आइडियल शख्सियत वो कौन सी है, जिनको आप रोल मॉडल भी अपना समझते हैं? मेरी जो आइडियल शख्सियत है ना जी, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। मैंने उनके दौर को पढ़ा है। क्या बात है। हजरत उमर फारूक 22 लाख मरबा मील का मालिक होने के बावजूद जब कैसरो कसरा की सफीर मिलने आते हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दरख्त के नीचे पड़े हुए। तो ऐसी बड़ी शख्सियत मेरी आइडियल शख्सियत है। मैं उनकी ज़िंदगी को पढ़ता हूँ और ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, हम हजरत उमर फारूक तो नहीं बन सकते लेकिन उनके पैरों की खाक के बराबर हैं, हमें उन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। के उनका दौर बेसिकली मैंने भी स्टडी किया, लेकिन वो कमाल का दौर है कि उसमें इतनी इक्वलिटी और बराबरी के सबको जो है हकूक को फराहम करना, तो ये बात बिल्कुल अयां है। तो बढ़ते हैं मज़ीद सवाल की जानब। सर आप मौजूदा पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल हो, हाउ डू यू सी द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री? जी देखिए शराफत भाई, मौजूदा जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो बड़ी गंभीर है। इस सियासी सूरत-ए-हाल को ख़राब करने में इमरान खान साहब का बहुत किरदार है। उस शख्स की वजह से इस मुल्क की सियासत ख़त्म होगी। इस मुल्क में जमहूरियत नामी चीज़ नहीं रही। इमरान खान साहब की पॉलिसी, इमरान खान के अदवार में ह्यूमन राइट वॉलेशन का आगाज होना, आज बदकिस्मती की बात है कि ह्यूमन राइट वॉलेशन पीक पे है। इस मुल्क को अगर आप बचाना चाहते हैं तो मैं एक सियासी वर्कर एक तजवीज़ देता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम अदारे, तमाम सियासी जमातें बशमूल इमरान खान साहब, वो कौमी डायलाग का आगाज करें और इस मुल्क कौमी डायलाग का आगाज करने के साथ इस मुल्क में कोई अगर इंतकामी कार्रवाई किसी के साथ हुई है वो बंद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल ऑफ लॉ हो और फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जजेस को हमें आज़ाद करना होगा अगर आप मुल्क को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आप अपने हल्के के मसाइल को किन नज़र से देखते हैं कि क्या मसाइल हैं और उनके हल के लिए आपके क्या इक़दामात हैं?
سب سے بڑا جو میرے حلقے کا مسائل ہے وہ بے روزگاری. میرے حلقے میں بے روزگاری بہت ہے کیونکہ وہاں پہ فیوڈل لاٹس ہیں. ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ جگیرداروں اور زمینداروں کے رہنے کرم. لہٰذا سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے حلقے کے اندر انڈسٹری زون لانا پڑے گا. جب انڈسٹری زون آئے گا پھر ہمارا حلقہ ترقی کرے گا. دوسری یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں کوئی بھی آئیڈیل ڈگری کالج نہیں ہے. ہمارے غریب کا بچہ تو وہاں پہ میٹرک یا انٹر کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے, یا غریب کا بچہ مڈل کرنے کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے. نہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم لاہور میں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں, نہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ایجوکیشن حاصل کر سکیں, نہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم فارن کنٹری میں چلے جائیں. اس لیے ہمیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی یونیورسٹی PP 189 میں لانی پڑے گی جس کی وجہ سے غریب آدمی کو جو ایجوکیشن ہے اس کے ڈور پہ ملے, ایکسیسیبل ہو. غریب بچیاں اور غریب بچے جو ہے وہ کمپیریٹیولی پنجاب یونیورسٹی, GC یونیورسٹی, UET اور دیگر اداروں کے مقابلے میں اپنے علاقے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکیں اور ملک کی خدمت کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ صحت کا بہت مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ حلقے میں جیتنے والے لوگ وزیر اعلیٰ بھی رہے, وفاقی وزراء بھی رہے حلقے میں بیٹھنے والے لوگ. اس کے علاوہ 3 دفعہ MPA بھی بنے. کسی آدمی نے, آپ دیکھیں اگر ڈلیوری کا کیس ہو, آپریٹ کا کیس ہو, ہمیں ماس وائے پرائیویٹ کے 1.5 لاکھ روپیہ انتظام کرنا پڑتا ہے غریب آدمی کو. ہمارے پاس ڈلیوری کی بھی سہولت وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم لوگ غریب جو ہیں, جو پہلے بے روزگاری کا زبوں مالی کا شکار لوگ ہیں, ہمارے کوئی آئیڈیل وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ کم سے کم اپنا علاج ہی کروا لیں. میرا یہ خواب ہے کہ PP 189 میں ایک یونیورسٹی بنے اور ایک اچھا اپ رائٹ اور سٹینڈرڈ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک ادارہ بنے جس سے لوگوں کے PP 189 ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی جو صحت کے مسائل ہیں اس کو فلفل کرے. آپ کے چینل کے توسط سے میں PP 189 کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرا پیغام یہ ہے, ہمارا ادارہ جی گمبٹ میں سندھ گورنمنٹ کے زیر کنٹرول ہے. اس گمبٹ ادارے میں PP 189 کا کوئی آدمی اپنا جگر تبدیل کروانا چاہتا ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لے, آپ کے ساتھ رابطہ کر لے, میں اس کا جگر فری تبدیل کروا کے دوں. دوسری بات یہ, کوئی آدمی پھیپھڑوں کی پابند کاری کروانا چاہتا ہو, اس کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو, پھیپھڑوں کی پابند کاری کروانا چاہتا ہو, وہ میرے ساتھ رابطہ کرے, میں اس کے فری پھیپھڑوں کا علاج کرواؤں گا. وہ جا کے اپنا کرایہ بھر کے وہ وہاں پہ چلا جائے, میں اس کو لکھ کے دوں گا, اس کا جاتے ہوئے ایڈمیشن بھی ہوگا, اس ایک سنگل روپیہ بھی, ایک سنگل پینی بھی اس کی نہیں لگے گی, اور اس کا فیس بھی للہ علاج میں کرواؤں گا. یہ میرا PP 189 کو پیغام ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا پیغام ہے سر آپ کا. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب ابھی چونکہ کافی زیادہ ورک کر رہے ہیں اور اس میں چیئرمین جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کا آنے والا وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, چیئرمین بلاول بھٹو لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ مروسیت. اس میں مروسیت میں اس کو ملا کیا ہے؟ ماں کی لاش اٹھائی ہے اس نے, ماں کے ساتھ محبت کرنے کے اس کے دن تھے, لیکن ماں کی لاش اٹھائی. جس نانے کی گودی میں اس نے کھیلنا کودنا تھا اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو دار پہ چڑھا دیا. اس کی وراثت میں 2 ماموں کی لاشیں ہیں. وہ کسی اپنی زندگی میں کسی کو ماموں نہیں کہہ سکتے. اپنی زندگی میں بلاول 2 ماموں کی لاشیں, ایک نانے کی لاش ہے, ایک ماں کی لاش اٹھائی, یہ میراث ہے. اس طرح اور وہ دیکھیں انٹرنیشنلی, آپ وہ بطور فارن منسٹر بھارت گیا ہے تو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بات کی. انڈین ٹوڈے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بھارت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اس نے بتلایا ہے کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے, اس کا نواسہ ہے. انٹرنیشنلی یورپی یونین کے سینئر صحافیوں کو اس نے انٹرویو دیا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. بلاول بھٹو کے توسط سے $12 ارب آپ کے یہاں پر آپ کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کے کاوشوں اور کوششوں سے اس ملک کو اب 20 لاکھ مکان چیئرمین بلاول بھٹو نے بلوچستان اور سندھ کے لوگوں کو 20 لاکھ مکان بنا کے دے رہا ہے, اور اس کا اس نے افتتاح کر دیا. عمران خان صاحب کی طرح خالی نعرہ نہیں لگایا تھا, گھروں کی تعمیر کا مغل صاحب انہوں نے افتتاح کر دیا, جو انشاءاللہ 1 سال 2 سال کے اندر گھروں کی چابیاں جو ہیں
सलाह मुतासरीन की जेब में होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात बताइएगा, जैसा कि काफ़ी अच्छी बात आपने की कि जो गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में एक घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। घर बनाना तो दूर की बात, घर का राशन लेना जो है ना वो एक नाकाबिले चीज़ हो चुकी है। तो इस हवाला से बहुत अच्छी बात आपने की। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानब। सर, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपका साबका ताल्लुक, चूंकि काफ़ी एक दुश्मनी कह लो कि वो गलत ना होगा, ऐसा रहा, लेकिन अब इतना गठजोड़, इतना आप साथ हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक की जमात है। मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक के नज़रिए को फॉलो करने वाली जमात है। हमारा इनके साथ नजरियाती इख्तलाफ मौजूद है और हमेशा रहेगा। मुस्लिम लीग नून ऐसी जमात है जिसने ये कुछ शर्मनाक जो हरकत की हैं, जो तरीक का हिस्सा है, वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को माफ़ी नहीं मिलेगी। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर उनको माफ़ करेगा। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीरें फिंकवाई, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के ऊपर केसेस बनवाए। जस्टिस मलक यूम और शहबाज शरीफ की आज भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन सर अब तो एक है ना पार्टी, मतलब मैं उसकी तरफ शराफत मुगल साहब उसी की तरफ आ रहा हूँ। इस तरह के इमरान खान ने बहुत जुल्म किया है। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने हमारे साथ आसिफ अली जरदारी साहब को 14 साल जेल में रखा। आसिफ अली जरदारी साहब की ज़बान कटवाई। हम मोहतरमा ने अपनी ज़िंदगी में मसाके जमहूरियत किया था। लोग भूल जाते हैं। मसाके जमहूरियत में पाकिस्तान के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद जमहूरियत, और मोहतरमा नवाज शरीफ के साथ बैठ की थी। और फॉर द अल्लाह अलमाइटी, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने नवाज शरीफ साहब को माफ कर दिया और मिलजुल कर चलने का वादा किया था। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई, मेमो गेट स्कैंडल में इन्होंने फिर एक दफा हमारी पीठ पे वार किया। फिर एक दफा ये इफ्तिखार चौधरी के जरिए, इशफाक परवेज कियानी साहब के जरिए और खलीलुर रहमान रमदे के जरिए इलेक्शन को 2013 के इलेक्शन में बलडोज करके जानबूझ के हमें इलेक्शन हराया गया। जानबूझ के हमें वो इलेक्शन हराया गया। लेकिन आज भी हम मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए आज इनके साथ बैठे हैं ताकि सिस्टम ना टूटे, ताकि सिस्टम खत्म ना हो। इमरान खान ने इस मुल्क की सियासत को कितना गंदा कर दिया था। हमारे पास मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हम मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए इनके साथ हैं। हमारा नजरियाती इख्तलाफ है और नजरियाती इख्तलाफ रहेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देगी। अगर मौजूदा महंगाई के हवाला से देखा जाए तो पीडीएम में तो ये जमातें एक हैं, लेकिन चलो ये बात बताइएगा कि इस हवाला से महंगाई की जिम्मेदार आप किस पार्टी को ठहराएंगे? देखिए हमारे पास एक वजारत खारजा है जो रीजनेबल जमात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास है, मुस्लिम लीग नून के पास। इनका काम है अवाम को रिलीफ देना। पीछे आपको याद है ये तो फ्लड सैलाब मुतासरीन को पैसे भी नहीं दे रहे। हमने एहतजाज किया बजट के दौरान, फिर 31 अरब रुपया इन्होंने, इनकी हुकूमत ने रिलीज किया। ये इसमें सबसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, साखदार सब जिम्मेदार हैं, अवाम को जवाबदेह हैं। हम मजम्मत करते हैं जो बिजली के बिल बढ़ाए गए, हम मजम्मत करते हैं जो गैस के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, हम मजम्मत करते हैं जो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। ये गरीब आदमी का बुरगस तो इमरान खान ने निकाल दिया था। ये जो साखदार और शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, क्या ये जिंदा लाशें रह गए गरीब अवाम? इनको बस दफन करने की जरूरत है। खुदा का वास्ता आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ, होश के नाखल दें, गरीब को रिलीफ दें, गरीब को सब्सिडी दें। अदरवाइज ये गरीब ही मार देंगे जब आप तो हुकूमत किस पर करेंगे। सर एक और बात भी है कि जैसा कि साबका अगर पीएमएलएन का दौर देखा जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो तब महंगाई इतनी नहीं थी, महंगाई कम थी। लेकिन उसके बाद जब पीटीआई का दौर आता है और उसके बाद ये दौर, तो अब किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या सिस्टम ऐसा है या महंगाई क्यों हुई है? मतलब पहले भी तो दौर उनका रहा है। देखिए जब उसको एजेंसियों ने इमरान खान साहब को बता दिया था आपको हटाया जा रहा है जी, और जो अपोजिशन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो जाएगी, तो उसने इमरान खान ने तब से वॉलेशन शुरू कर दी जानबूझ के। जो पेट्रोल के ये उसका एग्रीमेंट है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना, उसने जानबूझ के पेट्रोल की कीमत को रोक के रखा।
کہ جب یہ نئی حکومت آئے گی، اس نے بار بار اپنے جلسوں میں کہا میں نے سرنگیں بچھا دی ہیں، میں نے سرنگیں بچھا دی ہیں، دیکھیں گے یہ حکومت کیسے کرتے. تو یہ بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشکل حالات میں حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے غریب عوام کے لیے. ہم جو حکومت وقت ہے اس کو ذمہ داری لینی چاہیے اور غریب کو ریلیف دینا چاہیے. جی بالکل، غریب کو ریلیف ملنا چاہیے ناظرین، کیونکہ غریب کو جب ریلیف نہیں ملے گا تو وہ اپنا گزر بسر نہیں کر سکتا. ایک دیکھ لیں کہ ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے اور ایک پڑھا لکھا اور دوسرا جو ہائی پروفائل آدمی ہے، اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پیسے کسی کے پاس کم ہے اور دوسرے کے پاس زیادہ ہے، لیکن ووٹ کی ویلیو اتنی ہی ہے. ووٹ اس نے کاسٹ کرنا ہے، تو جب ووٹ کاسٹ کرنا ہے ایک بندے نے تو اس کو ریلیف ملنا بھی بہت ضروری ہے. اور بات بتائیے گا، یہ لاسٹ سوال ہے، ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے لاسٹلی آپ ایک میسج کیا دینا چاہیں گے کہ جو ایک نچلے لیول کے طبقے کے لوگ ہیں، جو ایک گاؤں سے جن کا تعلق ہے، وہ کوشش سے کامیابی تک پہنچنے کے لیے کیسا لاہ عمل تیار کریں، اور دیگر آنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں، ایم اے ہسٹری ہوں، LLB ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں. میری جماعت پروگریسو جماعت ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے آپ کو نفرت سکھائی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو محبت میں بدلیں گے. آپ کے کام کریں گے، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے صحت، آپ کے مسائل کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے. اور میری حلقے کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ جیسا ایک عام آدمی ہوں، مجھے موقع دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ حلقے کی تقدیر میں کیسے بدلتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آخری میں شرافت بھائی ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. ڈلے گی شام سحر نغمہ بار آئے گی، ہم آئیں گے تو چمن میں بہار آئے گی، اور امید اہل ستم کے گماشتوں سے نہ رکھ، ہمارے ساتھ ہی فصل بہار آئے گی. اور میرے ہاتھ میں قلم ہے، ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا تیری ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم ہے، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے جانا کہ سردار جوید انور جٹ صاحب جو کہ PP 189 سے ٹکٹ ہولڈر ہیں PPP کی، تو وہ ہمارے ساتھ ابھی گفتگو کا سلسلہ جو کہ جاری تھا، اور انہوں نے کافی زیادہ اچھی باتیں ہم سے شیئر کی، اور ان کی جو خدمات کے حوالے سے جو باتیں تھیں کہ جیسا کہ ہمارے کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر تعلیم کا فقدان ہے، یعنی کہ اچھے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ نہیں ہیں. فرض کریں ہمارا نوجوان جو ایک لڑکا ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن ہماری جو بہن ہے، بیٹی ہے یا ہماری سسٹر ہے، وہ دوسرے شہر میں جا کر نہیں پڑھ سکتی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہ جو خاص طور پر اقدامات ہیں کہ ہم یونیورسٹی وہاں پہ PP 189 میں یونیورسٹی بنائیں، اور اس حوالے سے ان کی کئی زیادہ خدمات انہوں نے آپ سے شیئر کی. تو اسی آج کے پروگرام سے مجھے یعنی شرافت مغل کو دیں اجازت، پھر ملیں گے، تب تک دیکھتے رہیں CTV نیوز.